कि मैं
ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के अंदर मैं आप लोग का जो मॉक एग्जामिनेशन का पेपर था वो सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और मोर ओवर इन द अपकमिंग सेशंस मैं आप लोग को एक एक पास पेपर सॉल्व करवाता रहूंगा विद डिटेल डिस्कशन बेटा, ठीक है। ताकि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा है हमारे पास इन द एग्जामिनेशन, सो इट्स दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम हो रही है अभी भी पास पेपर सॉल्व करने के अंदर, उनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के अंदर पेपर 3 के अंदर। सो ये सेशन हमारे पास कंटिन्यू रहेंगे जो मैंने आप लोगों को टाइमिंग्स बताई है टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। आई थिंक 24 मई को आप लोग का पेपर है ऑफ सीएस। सो उस वक्त तक ये सेशन आपके कंटिन्यू रहते रहेंगे। ऑल्दो जब आप लोग के पेपर्स वगैरह होंगे तो स्लाइटली थोड़ा बहुत कम सेशन कम कर दूंगा मैं, इसके टाइमिंग्स वगैरह कम कर दूंगा। इसके टाइमिंग्स वगैरह कम कर दूंगा, लेकिन आ, करेंगे पूरा इसको यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। सो ये तो एएस ओपन कर लिया मैंने। सो दिस इज वन ऑफ द मॉक पेपर एग्जामिनेशन दैट आई कंडक्टेड इन वन ऑफ द कॉलेजेस। एक कॉलेज के अंदर मैंने अभी ये मॉक पेपर कंडक्ट करवाया था। ये मैंने आप लोग के साथ पीडीएफ शेयर कर दिए ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है। सो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं इन आवर टुडे सेशन। ये पूरा पेपर है, थोड़ा सा लॉन्ग पेपर है, लेंथी पेपर है। इट्स अराउंड कंटेनिंग 8 क्वेश्चंस, टोटल 8 क्वेश्चंस कंटेन कर रहा है ये आपके पास। सो वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोगों को मैं फर्दर एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आपके पास सोल्यूशन होगा एंड व्हाट विल बी द आंसर्स। सो अगेन सेम रूल्स फॉर द सेशन। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वायरीज हैं, तो यू कैन राइट टू मैक चैट, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। हाँ बिल्कुल आतिफ, ऐसा दिन भी आ गया कि रात को 11 बजे आपको सीएस पढ़नी पड़ रही है, लेकिन दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रमजान। सो we need to work hard for our examination. So सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे हमारे पास। ये बता रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग environment operating system includes a scheduler. Now the examiner is asking you over here कि what is the purpose of a scheduler. एक शेड्यूलर का क्लास पर्पस क्या होता है, आपका एग्जामिनर यहाँ पे ये पूछ रहा है। सो शेड्यूलर का पर्पस, अब देखिए यहाँ पे इसने लो लेवल शेड्यूलर की बात नहीं करी, इसने हाई लेवल शेड्यूलर की बात नहीं करी, इसे सिर्फ पूछा शेड्यूलर का पर्पस क्या होता है। तो आप लोग दोनों यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो लो लेवल शेड्यूलर का पर्पस क्या होता है हमारे पास, दिस इज द पर्पस ऑफ लो लेवल scheduler is to get the next process to the CPU, ठीक है। और हाई लेवल शेड्यूलर का पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ हाई लेवल scheduler is to load data from secondary storage to main memory. A perfect answer for this part. आगे बता रहा है ये आप लोग को अगला पार्ट था कि एक प्रोसेस जो है ना, ये आपके पास 3 स्टेट्स के अंदर हो सकती है। ये बोल रहा है नेम एंड डिस्क्राइब ईच पॉसिबल स्टेट्स।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम तो लिख देता हूँ हर प्रोसेस का। आप लोग को पता है अ प्रोसेस कैन बी इन कौन सी होती है आपके पास, रनिंग स्टेट होती है एक, अ प्रोसेस कैन बी इन रेडी स्टेट, और एक और स्टेट क्या होती है आपके पास, अ प्रोसेस कैन बी इन ब्लॉक स्टेट। 3 नंबर तो आप लोग को सिर्फ यहाँ पे नाम लिखने के मिल गए। अब एक्सप्लेन कर दें रनिंग प्रोसेस क्या होती है, सिंपल वर्ड्स के अंदर आप लोग यहाँ पे बता दें। अ प्रोसेस that is currently used by the processor। या सिंपल वर्ड्स के अंदर और भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन फॉर्म। ठीक है, अब रेडी स्टेट के बारे में बता दें, रेडी स्टेट क्या होती है। प्रोसेस इन अ क्यू, जो प्रोसेस आपके पास क्यू में होती है, लाइन में होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडी स्टेट। प्रोसेस इन अ क्यू, रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, फर्दर आप लोग यहाँ पे इसके बारे में ये भी बता सकते दैट प्रोसेस the processor will execute। और ब्लॉक स्टेट के बारे में बता दें क्लास, सिंपली सस्पेंडेड स्टेट होती है ये आपकी। ठीक है, और फर्दर ये ब्लॉक स्टेट में जाते क्यों हैं आप लोग को अच्छी तरह पता है। प्रोसेसर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस डिपेंडेंसी। ठीक है, तो मैंने क्लास यहाँ पे तीनों प्रोसेस को एक छोटी छोटी वर्डिंग में एक्सप्लेन करके यहाँ पे तीनों को डिफाइन भी करवा दिया। अब ये बता रहे क्लास की हाउ will the operating system keep the details about the state of all processes। अब आप का ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह एक प्रोसेस के स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन कहां पे होल्ड करता है। तो बेटा आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी, सिंपल सा आंसर था इसका। आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी, दैट वाज पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो क्लास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन कैप करता है, और जो भी आपकी करंट स्टेट है प्रोसेस की, बिकॉज इट्स अ डाटा स्ट्रक्चर, तो जो भी इसकी करंट स्टेट होगी वो पीसीबी के अंदर स्टोर रहेगा। ठीक है, सो इसके बारे में चले मैं एक वर्ड भी लिख देता हूं, पीसीबी विल स्टोर करंट स्टेट। ठीक है, सो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आई थिंक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग के बहुत सारे बच्चों के पास नहीं आया था। जिन बच्चों ने मैं बता देता हूँ, हाइब्रो के बच्चों के पास ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था। देवर हैविंग डिफरेंट मॉक पेपर, लेकिन ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, और यू गाइस शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल।
अब ये बता रहे क्लास के एनी प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब ईदर एज प्रोसेसर बाउंड या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस बाउंड। ये बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय दीज टर्म्स एंड गिव टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ ईच। प्रोसेसर बाउंड, तो बोल रहे क्लास प्रोसेसर बाउंड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एग्जामिनर इज आस्किंग प्रोसेसर बाउंड का मतलब क्या होता है? तो क्लास सिंपल से इसका आंसर था आपके पास, प्रोसेसर बाउंड मींस process does very less input output device interaction. Process mostly busy with processor। एक एग्जाम्पल क्लास आप लोग को देनी है यहाँ पे। वन ऑफ द एक अच्छी एग्जाम्पल है आपके पास प्रीवियस 2008 में ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने 2008 से पिक करा था। आप लोग में एक पेपर आता था 9691, बहुत पुराना पेपर था, वहां से ही मैंने क्वेश्चन पिक किया था। तो वहां पे क्लास आपका जनरल एग्जाम्पल होती है जो प्रोसेस की, दैट इज 3D ग्राफिक्स। तो 3D ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है आपके पास? इट्स अ प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस। और इनपुट आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो सिंपल सा इसका जवाब था अ प्रोसेस a process does lots of input output device interactions। ठीक है, अगर एक प्रोसेस की बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सो दैट इज आईओ बाउंड। और you can give any example over here like printing large number of pages। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल दे दी मैंने यहाँ पे कि भाई एक बहुत सारे आप पेजेस प्रिंट करवा रहे हैं, तो दैट इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस बाउंड। अब देखिए ये इस सवाल का जवाब मोस्टली पूरी क्लास ने गलत लिखा था। ये बोल रहे अ पर्टिकुलर शेड्यूलर डज allocate a priority on each of the process for the use of the processor, state which type of process, processor bound or input output device bound, would be given higher priority for the use by the processor and explain why। तो बेटा जो प्रायोरिटी दी जाएगी ना वो इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले बाउंड को प्रायोरिटी दी जाएगी। रीजन ये होता है, वरना अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइस वाली प्रोसेस को प्रायोरिटी नहीं देंगे, इसको ना टाइम कम चाहिए होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस वाली प्रोसेस को क्या होता है, टाइम कम रिक्वायर्ड होता है। रीजन ये थोड़ा सा प्रोसेसर अपना काम करेगा, फिर डिपेंडेंसी कहाँ आ जाएगी, डिवाइस के ऊपर आ जाएगी। अब वो डिवाइस जो अपना काम करती रहे। अगर इसको हम लोग हाई लोअर प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे, इसको अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट बाउंड वाली प्रोसेस को हम लोग लोअर प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे, तो फिर ये मोनोपलाइज हो जाएगा, प्रोसेसर के पास टाइम ही नहीं मिल पाएगा। आपके पास इन प्रोसेस, ये आपके पास प्रोसेस कहाँ चली जाएंगी, स्टारवेशन के अंदर चली जाएंगी, इनको प्रोसेसर देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो बिजी होगा सिर्फ प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के अंदर। ठीक है, सो प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी टू आईओ बाउंड प्रोसेस। और रीजन क्या होगा इसका, द रीजन इज वेरी सिंपल, एल्स प्रोसेसर बाउंड process will monopolize
the processor. IO bound process will go in starvation. स्टारवेशन मतलब इनको टाइम ही नहीं देगा फिर वो, क्योंकि वो प्रोसेसर बाउंड है, तो वो प्रोसेसर को बार बार यूज करती रहेंगी। प्रोसेसर बाउंड क्या करती है, प्रोसेसर को बार बार यूज करती है, तो वो आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस को टाइम ही नहीं दे पाएगा, और वो आपकी प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन के अंदर चली जाएंगी। सो व्हेनेवर जब भी इस तरह का सिनेरियो आएगा, तो वी विल ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, बिकॉज ताकि थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर दें और फिर हम लोग बाकी अपनी दूसरी चीजों के ऊपर टाइम दे सकें। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 दैट आई हैव गिवन। ये मैंने बहुत पुराना क्वेश्चन एक पिक किया था। लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, एल्स वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड बेटा। हाँ ठीक है, अच्छा ये आया था, ठीक है, परफेक्ट हो गया, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सर इसकी पीडीएफ अशर फॉर श्योर बेटा आई विल शेयर आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास, मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, ठीक है। सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं अब जरा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूरा सॉल्व करवाता हूँ, और फिर इसके बाद फिर आई विल बी लुकिंग एट द क्वेश्चंस। एज सच अभी हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ इस पार्ट से, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बता रहे क्लास, देखें मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन को रीड भी किस तरह करते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकल एरिया नेटवर्क है, कंसिस्ट ऑफ 3 कंप्यूटर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लैन यूजेस द बस टोपोलॉजी, तो मैंने पिक कर लिया बस टोपोलॉजी का सवाल है भाई। अब ये बोल रहा है कि शो इन द डायग्राम द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड सर्वर एंड द राउटर इज कनेक्टेड टू द बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करनी थी। मुझे सबसे अफसोस ये हुआ कि अच्छे से अच्छे बच्चे ने भी लेबलिंग गलत करी है। भाई लेबल तो प्रॉपर करो ना, बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, लेबलिंग ही गलत की हुई आप लोगों ने, ठीक है। आपको पता है ये कौन सी केबल मैंने ड्रॉ कर दी, सर ये आपने जरूर ड्रॉ करी होगी, बैकबोन केबल। तो भाई इसको लिख दें खामोशी से, यहाँ पे एक मेंशन कर दें कि दिस इज बैकबोन बैकबोन केबल, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आते हैं, टर्मिनेटर्स, बता दें दिस इज योर टर्मिनेटर। इसके बाद आपके पास कंप्यूटर को कनेक्ट करके दिखा दें, कंप्यूटर एक कनेक्ट हो गया, सर्वर कनेक्ट करवा दें, कंप्यूटर बी कनेक्ट हो गया, कंप्यूटर सी कनेक्ट हो गया, और राउटर भी कनेक्ट करवा दें, ये जगह नहीं बची खैर। और आपको पता है इस केबल को भी हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस केबल एज ड्रॉप डाउन केबल। ऑल्सो सिर्फ 2 नंबर का सवाल था, लेकिन बेटा मेरा स्टूडेंट ना लेबलिंग प्रॉपर करे, बताए भाई ये ड्रॉप डाउन केबल है, ये टर्मिनेटर है, ये आपके पास बैकबोन केबल है, लेबलिंग करनी चाहिए, ठीक है। आगे बता रहे क्लास 2 एंड फॉल्स का एक क्वेश्चन था आपके पास, द सर्वर कैन सेंड पैकेट्स टू कंप्यूटर बी एंड द राउटर एट द सेम टाइम। तो बेटा बस टोपोलॉजी है, एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन हो सकती है आपके पास, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये अगर बात ट्रू होती है अगर आपके पास क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी यूज की जाती है। आगे बता रहे computer C uses the IP address of the web server to send the request to the web page on the web server। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, ये आपके पास में कोई गलत बात नहीं है। कंप्यूटर B कैन रीड अ पैकेट दैट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर A टू कंप्यूटर C, बिल्कुल बस टोपोलॉजी के अंदर कोई प्राइवेसी नहीं होती, हर कोई किसी का भी मैसेज रीड कर सकता है, बिकॉज मैसेजेस आर ब्रॉडकास्टेड, दैट्स व्हाई। द सर्वर कैन रीड ऑल इनकमिंग पैकेट्स फ्रॉम इंटरनेट। अब ये देखिए क्या ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि आपके पास आपने राउटर को सर्वर के साथ कनेक्ट किया हुआ है या डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट कराया हुआ है, आपने फायरवॉल लगाई हुई है, ऑल दैट मल्टीपल सिनेरियोज है, लेकिन बस टोपोलॉजी के अंदर हम लोग इसको ट्रू मानेंगे।
आगे बता रहे क्लास ये आप लोग को कि कोलिजन हो गई, एक कंप्यूटर बी था, कंप्यूटर ए था, दोनों आपस में ट्रांसमिट कर रहे थे। दिस कॉजेस, पढ़ लेते चला जाए, यूजर ऑफ कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी both are using the internet at the same time. One few seconds, computer A and computer B are start transmission of the packets to the router exactly at the same time. This causes a problem called collision. बोले explain what is meant by the collision in this context. तो क्लास आप लोग को यहाँ पे collision बिल्कुल properly explain करनी थी. Now how you are going to explain the collision stuff? Let's see. मैं इसको आप लोग को properly लिख के दिखाता हूँ कि how you are going to explain this collision part. ओके तो आपने यहाँ पे क्लास बता दिया सिंपली इन बस टोपोलॉजी only one system can transmit at one time. ठीक है, फर्दर आपने यहाँ पे क्लास बता दिया when both systems transmit at the same time. Class, just give me a minute. Okay, when both systems transmit at the same time, collision occurs. ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे बता दिया। आगे बता रहे क्लास के आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो गई तो कंप्यूटर ए मस्ट carry out number of steps to ensure that the successful transmission of its packets and all that. Give two steps. तो ये बता रहे क्लास कोलिजन के बाद दो स्टेप्स बताएं कि कंप्यूटर एक जो करेगा। तो आप लोगों को क्लास मल्टीपल स्टेप्स पता है, यहाँ पे यू कैन जस्ट राइट ओनली टू स्टेप्स ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेप रैंडमली आप लोग लिख सकते हैं। मीडियम इज, अच्छा नहीं, कंप्यूटर ए के बारे में तो थोड़ा सा मैं पर्टिकुलर रहूंगा बिकॉज ही इज आस्किंग अबाउट द कंप्यूटर ए। तो कंप्यूटर ए क्लास क्या करेगा, वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, और क्या कर सकता है आपके पास, रीचेक द मीडियम if it's idle again। और भी आपके पास क्लास यहाँ पे मल्टीपल आप लोग बातें लिख सकते हैं जो आप लोगों को लिखवाई हुई है, योर कॉल, आप लोग देख लेगा, इसको खुद लिख लेगा। अब ये बता रहे क्लास डिस्क्राइब द चेंजेस दैट वुड लैंड टोपोलॉजी के अंदर आप लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जो प्रॉब्लम आई है कोलिजन वाली, इसको सॉल्व करने के अंदर। सो यू गाइज नो, आप लोगों को मैंने बताया भाई सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर यूज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्लास यूज कर लें, और सिंस we have one to one
connection in this topology. Explain how the redesign overcome the problem. तो क्लास वही वाली बात आप लोग को वापस से बता देनी है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके पास डेडिकेटेड पाथ होता है, dedicated path is available for each system. Further आप लोग यहाँ पे ये भी बता दें कि नो कोलिजन्स अकर, कोई कोलिजन अकर नहीं करती आपके पास, और आपके पास डेडिकेटेड पाथ होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, सो दैट्स व्हाई ये कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, you are going to overcome the problem. Now moving ahead towards the third question, we have a question. Motisim is asking sir, बस टोपोलॉजी में सेम टाइम पर दो कंप्यूटर्स को नहीं भेज सकते डाटा? नहीं मोतिसिम, बस टोपोलॉजी के अंदर एट वन मोमेंट एक ही डाटा ट्रांसमिट कर सकता है दूसरे सिस्टम को, बीच में अगर किसी और ने ट्रांसमिशन कर दिया तो आपके पास कोलिजन आ जाती है. दैट्स व्हाई CSMACD is only applied in bus topology. स्टार टोपोलॉजी के अंदर तो कोलिजन ही नहीं होती बिकॉज वी आर हैविंग द यूनिकास्ट ऑफ द मैसेजेस, और उसमें क्या होता है आपका ब्रॉडकास्ट होता है बेटा, सो दैट्स व्हाई. ठीक है, आई होप अब आपको ये चीज क्लियर होगी. सिंगल डाटा टू टू कंप्यूटर्स, नहीं, पहले एक कंप्यूटर को भेजेगा फिर दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा. एक ही डाटा अगर वो भेज रहा है तो यार दो कंप्यूटर्स को जा सकता है क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो रहा है. वो देखो खुद से नहीं भेज सकता वो, लेकिन जब वो डाटा भेज रहे दूसरा कंप्यूटर रीड कर सकता है उस डाटा को, बिकॉज कोई प्राइवेसी नहीं होती आपके पास. एक कंप्यूटर डाटा अगर सेंड कर रहा है, कंप्यूटर ए सेंड कर रहा है कंप्यूटर बी को, तो कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी, कंप्यूटर ई सब रीड कर सकते हैं कि क्या डाटा भेजा जा रहा है, बिकॉज देयर इज नो प्राइवेसी. एंड सिंस दे, अगर वो रीड कर सकते हैं तो दे कैन एक्सेस एज वेल. ठीक है, तो तुम जो बात करना चाह रहे हो वो बिल्कुल ट्रू है कि एक कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर्स को सेंड कर सकता है, बिल्कुल. देखो इस वाले डोमेन में ये जो एमसीक्यूज था ना, ये बोल रहे कैन सेंड पैकेट टू कंप्यूटर बी एट वन मोमेंट ना, ये सिर्फ कंप्यूटर बी को सेंड कर सकता है, राउटर को सेंड नहीं कर सकता एट द सेम टाइम. राउटर क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन राउटर को पर्टिकुलरली जो आपका सर्वर है ना, ये इसको एक वक्त में वो ये सवाल ये कि वो इसको भी भेज रहा है, सवाल ये कि वो एट वन मोमेंट इसको भी सेंड कर रहा है और वो राउटर को भी सेंड कर रहा है, सवाल ये. तो ये गलत है, ये फॉल्स है. ये इसको सेंड कर सकता है बी को और राउटर रीड कर सकता है. थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बात को समझो, सेंड नहीं कर सकता वो दोनों को एक साथ, वो सिर्फ सेंड करेगा लेकिन वो रीडिंग कर सकता है बिकॉज मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो वो एक ही सिस्टम को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, मल्टीपल सिस्टम्स को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता. ठीक है, थ्रेशोल्ड मेनली पाकिस्तान से ही होगा. अनस कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कल को पाकिस्तान से भी ना हो, so आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस. प्लस एक बच्चों वाला क्वेश्चन था, 4 मार्क्स मैंने आप लोग को बांटे थे इस क्वेश्चन के अंदर. सिंप्लीफाइड रिस्क और सिस्क के बारे में तो आप लोग को डिफरेंसेस लिख पाए, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द डिफरेंसेस. सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शंस यू गाइस नो दैट इज इन रिस्क. emphasizes on hardware, that is on CISC. It makes extensive use of journal purpose registers. तो journal purpose registers कौन यूज करता है, आपका RISC. And many instruction formats are available, so that is CISC. What is meant by pipelining? तो बेटा पाइपलाइनिंग आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, पाइपलाइनिंग क्या होती है. एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन पैरेलल. तो अगर आप लोग पैरेलल के अंदर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग. दिस इज
परफॉर्म्ड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज प्रीटी फाइन आंसर। 2 नंबर है हमारे पास। अब ये बता रहे अगले पार्ट के अंदर यहाँ पे आपको कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट की गई है, तो 2 इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, डी फॉलोड बाय ई। अब बच्चों ने क्या किया इसके अंदर, कॉमन ब्लंडर क्या हमारा, बच्चों ने बोला सर डी फॉलोड बाय ई लिखा हुआ है, भाई डी के बाद ई आ रहा है। बच्चों ने यहाँ पे डी कर दिया और एंड ऑल दैट, फिर आगे वो डी को लेके चले गए, लेके गए पूरे। नहीं भाई ऐसा नहीं था, पहले डी है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, पहली साइकिल के अंदर डी यहाँ पर आएगा, अगली साइकिल के अंदर, सेकंड साइकिल के अंदर डी को डीकोड कर दिया जाएगा और ई को फैच किया जाएगा, एंड सो ऑन। इसके बाद थर्ड साइकिल के अंदर डी विल बी हियर एंड ई विल बी हियर। फोर्थ साइकिल के अंदर डी विल बी हियर, ई विल बी हियर। फिफ्थ साइकिल के अंदर डी विल बी हियर, ई विल बी हियर, एंड एट इन द लास्ट साइकिल ई विल बी हियर, एंड यू आर गिवन 3 मार्क्स। ठीक है, तो एक सिंपल सा था, आप लोगों को देखिए लिखा हुआ है डी फॉलोड बाय ई, तो डी पहले आएगा भाई, फिर उसके आगे ई आएगा। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने डी यहाँ पे लेकर आ गए, तो दैट इज रॉन्ग, बच्चों को नंबर नहीं दिए मैंने, नंबर काटे उन बच्चों के मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बता रहे क्लास 2 इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की गई हैं, एड R3 R2 R1, add R5 R4 R3, add R10 R9 R8। ठीक है, वो बोल रहे एक्सप्लेन व्हाई पाइपलाइनिंग फेल्स फॉर द फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए क्लास, सबसे पहले क्या होगा, आपके पास इंस्ट्रक्शंस फैच होते हैं, अब ऐड करना है आपने, इन दोनों को ऐड करके आपको जो रिजल्ट है, दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन R3, और इसके बाद आप लोग अगले ही उसके अंदर आप लोग R3 को यूज कर रहे हो, R3 इन दोनों को ऐड कर रहे हो, और आप लोग ऐड करके रिजल्ट स्टोर करवा रहे हो R5 के अंदर। तो बेटा R3 की वैल्यू जो है ना, वो अपडेटेड ही नहीं होगी, R3 की वैल्यू अपडेटेड ही नहीं होगी। सो दैट्स वाई क्या है आपके पास, दैट्स वाई पाइपलाइनिंग विल बी अ प्रॉब्लम ओवर हियर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करवाया। वी हैव data dependency issues अच्छा, बच्चे बोलने सर वापस समझा दें। अब्दुल रहमान बेटा वापस से समझाता हूँ, देखो ये बोल रहा है इन दोनों को, ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये दोनों ना ऐड होके, ये देखो रजिस्टर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 ऐड कर रहे हैं, और रिजल्ट जो है वो डेस्टिनेशन के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे, रिजल्ट जो होगा वो आएगा आपका डेस्टिनेशन के अंदर। अब वो बोल रहा है R2 और R3 को ऐड करो, रिजल्ट आ गया R3 के अंदर। अब देखो ना, सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फैच किए जाते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा, और फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो फिर तो रिजल्ट आ जाएगा, तो तीसरी साइकिल के अंदर आपका रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसने क्या किया, फैच करा, और फैच करने के बाद ये अभी डिकोड हुआ ही नहीं, R3 की वैल्यू अपडेट हुई नहीं, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया। यू कैन सी ओवर हियर R3 यहाँ पे यूज हो गया, तो R3 की तो वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई है, अभी तो R1 R2 ऐड ही नहीं हुए। तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी इशू आ रहा है कि भाई अभी ये इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट करना चाहिए था हमें, अभी तो R3 की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ डाटा डिपेंडेंसी इशू। और लिख भी दें आप लोग, R3 वैल्यू इज नॉट बीइंग अपडेटेड। ठीक है, और आप लोग एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, वी कैन स्वैप सेकंड
instruction with third so that its value is being updated। ठीक हो गया? हाँ, अगर थर्ड साइकिल में R3 होता तो इट वाज फाइन, बिकॉज उस वक्त तक वो एग्जीक्यूट हो चुका होता और उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी होती। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पर कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही, तो इसको स्वैप कर दो भाई, इसको ऊपर ले जाओ और उस वाले को नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, ताकि डिपेंडेंसी इश्यूज हमारे पास खत्म हो जाए। तो वी आर हैविंग द डाटा डिपेंडेंसी इश्यूज, दैट्स व्हाई R3 की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। सो दैट वाज द प्रॉब्लम इन द पाइपलाइनिंग। ये पाइपलाइनिंग में भी आप लोग जब करते हैं तो पहले इंस्ट्रक्शन फैच होता है, फिर रीड होता है, डीकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर मेमोरी के ऊपर जाता है, फिर रिजल्ट राइट बैक होता है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं हम लोग यहाँ पे अब। और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने थोड़ा सा अपना बनाया है यहाँ पे। पहला पार्ट तो ये मैंने पास पेपर से उठाया था। ये बोल रहा है क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम बी और ऑपरेटिंग सिस्टम ए का नाम बता दो। तो क्लास इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोग को पता है द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डायरेक्टली डीलिंग विद द हार्डवेयर इज द होस्ट operating system, and the operating system class that is dealing with the virtual machine या virtual software से जो डील कर रहा है that is guest operating system। अब ये बता रहे क्लास एक और क्वेश्चन था कि हाउ प्रोसेस ए इज गोइंग टू एक्सेस सॉरी एप्लीकेशन ए, एप्लीकेशन पी ए डी, एप्लीकेशन पी इज एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्टिंग फॉर द डेटा। ये किस तरह एप्लीकेशन एक्सेस करेगी? तो बेटा इसका सिंपल सा जवाब था एप्लीकेशन पी will request through या request to guest OS which will request to host operating system using the VM virtual machine software। तो देखिए डायग्राम के अंदर सब लिखा हुआ था भाई, मैंने यही बातें वर्डिंग में लिख दी। एप्लीकेशन पी पहले इसको रिक्वेस्ट करेगी और ये जो है वर्चुअल मशीन के थ्रू जो है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा एंड देन यू कैन एक्सेस द हार्डवेयर एज वेल। तो ये बात भी लिख सकते थे, लेकिन 2 नंबर के लिए आई थिंक मोर देन फाइन। 2 नंबर का सवाल था ये आपका। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा मैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब ये बोल रहा है क्लास एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो बेटा आप लोग को मैंने लिखवाया, मैं नोट्स के अंदर बहुत अच्छा लिखवाया था मैंने आप लोग को नोट्स के अंदर। यू गाइस कैन सी फ्रॉम नोट्स, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। नोट्स से क्लास आप लोग ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं। मैंने जो रिवीजन गाइड शेयर करी है उसके अंदर भी मैंने डिफरेंसेस कॉपी किए हैं बहुत सारे, तो यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल। दिस चैप्टर कौन सा था हमारे पास? सेगमेंटेशन। तो ये आएगा हमारे पास मेमोरी का या वर्चुअल मशीन में, नहीं ओएस में ही मैंने आखिर में करवाया होगा। हियर यू गो। So you can write class any of the 2 or 3 differences from here, so you can easily write। हाँ जेन मिल जाएंगे बेटा पॉइंट्स, बिल्कुल पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स आप लोग को मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। अब ये बता रहे हैं क्लास, देखिए अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एक। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपना क्वेश्चन खुद बनाया है। ठीक है, ये सर मैक का क्वेश्चन है भाई। मैंने बताया कि आपके पास 4 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3 P4, और मैंने बोला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्लाई करते हुए एवरेज वेटिंग टाइम निकालो। तो बेटा आप लोग को पता है अच्छी तरह एवरेज वेटिंग टाइम किस तरह निकाला जाता है, मैंने आप लोग को सिखाया था। हर प्रोसेस का मैंने आप लोग को सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम। सो लेट्स सी, आपको पता है यहाँ पे पहली प्रोसेस इज लॉन्ग प्रोसेस P1, we are having P2, we are having P3 and we are having P4। तो P1 स्टार्ट कब होगी सर? 0 पे स्टार्ट हुई
और ये कहाँ तक जाएगी, 18 तक जाएगी सर। दूसरी प्रोसेस जो है दिस वाज P1, P2 स्टार्ट होगी 18 पे जाएगी, और 18 से जाएगी ये 22 तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी P3 स्टार्ट होगी 22 से, आपकी P3 स्टार्ट होगी, और ये 8 है तो दिस विल बी P3 जाएगी आपके पास, 8 हो गया, इसके अंदर ऐड करें तो 30 तक जाएगी, और ये 30 से जाएगी क्लास टिल 33 तक जाएगी ये, ठीक है। सो अब आपको क्या करना था, आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम। तो मैंने कहा आप लोग को फॉर्मूला सिखाया हुआ एवरेज वेटिंग टाइम का। हर प्रोसेस का स्टार्टिंग टाइम आप लोग क्या करते हैं, एड अप कर लेते हैं। हर प्रोसेस का, प्रोसेस 1 स्टार्टिंग टाइम 0 प्लस प्रोसेस 2 स्टार्टिंग टाइम 18, प्रोसेस 3 स्टार्टिंग टाइम 22, प्रोसेस 4 स्टार्टिंग टाइम 30। सबको ऐड करने के बाद यू आर गोइंग टू जस्ट डिवाइड इट बाय 4, द रिजल्ट विल बी योर एवरेज वेटिंग टाइम इन मिली सेकेंड्स, बिकॉज जो प्रोसेस का टाइम होगा वही टाइम आपका मिली सेकेंड्स के अंदर आ जाएगा। अब वॉट एवर जो भी वैल्यू है, यू कैन जस्ट कैलकुलेट दैट वैल्यू एंड यू कैन राइट ओवर हियर, ठीक है। कोई बच्चा अगर कैलकुलेट कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। कोई बच्चा ये ऐड करके डिवाइड बाय 4 करके जरा मुझे बता दे, सो आई कैन राइट द आंसर एज वेल। अब्दुल्ला ने हमें आंसर दे दिया। नरमीन ने तो नया ही आंसर लेकर आ गई, नहीं नरमीन बेटा, ये कौन सा आंसर लेकर आ गई आप? काता कहाफा ने हमें बता दिया। सर पहले प्रोसेस 4 से स्टार्ट नहीं होगी। अरे मोहतसिम बेटा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैंने लिख तो दिया है। मैंने शॉर्टेस्ट जॉब तो नहीं लिखा यहाँ पे फर्स्ट, मैंने तो FCFS लिखा था यहाँ पे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो जॉब पहले आएगी, पहले प्रोसेस 1 आई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, दैट्स वाई, ठीक है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, वो तो अलग केस है, वो अलग चीज है। वो तुम फिर ये गो थ्रू करना, तुम्हें आइडिया होगा इसके अंदर। बाकी क्लियर, मैंने सबके अराइवल टाइम्स के फॉर्मूलाज लिखवाए थे बड़े अच्छे अच्छे, ये रहा, ठीक है। तो ये तुम देखना जरा उसको। तो बड़ा सिंपल सा होता है, 0 से स्टार्ट किया, 23 था, 23 पे 0, फिर एंड ऑल दैट। सो स्टार्टिंग टाइम हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं बेटा, ठीक है। तो दिस विल बी 17.5 ms मिली सेकेंड्स। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे क्लास एक BNF का क्वेश्चन दिया था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। ये बोल रहा है Y32 इज अ वैलिड अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर ये रहा, और ये रहा डिजिट, और 2 और 3, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली बता देंगे अनसाइंड इंटीजर कैन बी एनी नंबर of digits 3 and 2 are valid digits. Done. Perfect. आगे बढ़ा मैं यहाँ पे। मोहतसिम, तुमने तुम्हारा क्वेश्चन क्वेरी क्लियर नहीं हुई बेटा? लेट मी आंसर योर क्वेरी। तुमने क्या किया, एवरेज टाइम नहीं, 1 0 1 2 3 मैंने बता दो, ये कंसीडर नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू जस्ट कंसीडर इट डायरेक्टली। हम लोग कंसीडर करेंगे इसको यहाँ से स्टार्टिंग, बस स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, दैट्स व्हाई। तो आपकी जो भी प्रोसेस स्टार्टिंग थी, 0 से स्टार्ट हुई प्रोसेस 1, और 17 तक जाएगी, बिकॉज 18 वो उसका रिक्वायर्ड टाइम है। तो अगली प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी, 18 से, एंड देन 22, देन 30 एंड ऑल दैट। अब ये बोल रहा है क्लास के BNF इक्वेशन लिख के दिखा दो फॉर अनसाइंड नंबर्स। नाउ लेट मी चेक वेयर आर अनसाइंड नंबर्स। ये रहा क्लास आपके पास अनसाइंड नंबर्स। तो आपको इसको इक्वेशन लिखनी है, तो आई थिंक यू गाइस
अब आप लोग मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है क्लास इक्वेशन लिखने के अंदर, क्योंकि आप लोग मेरी गलतियां भी पकड़ लेते हैं, सर ये आपने गलत किया है, ये वो एक्स वाई जेड। सो अनसाइंड नंबर क्या होगा आपके पास? अनसाइंड इंटीजर अनसाइंड number is defined to be unsigned integer। पहले मैं सीधा जा रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर आ गया, इसके बाद क्या आएगा? डॉट और इनटू अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? आप यहां पे यूं करके आए और यहां से जंप मार के आप लोग आगे चले गए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आपने यहाँ पे बनाया और का सिंबल, और आपने यहाँ पे बताया दिया कि दिस कैन बी अनसाइंड इंटीजर ओनली। ये सिर्फ अनसाइंड इंटीजर भी हो सकता है, डॉट के बाद अनसाइंड इंटीजर ना है तो कोई मसले की बात नहीं है। एंड क्लास वी गॉट द मार्क्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्लास ये एक बूलियन अलजेब्रा का मैंने क्वेश्चन दे दिया था कोई, आई रिमेम्बर। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये। लेट्स सॉल्व दिस पार्ट एज वेल। क्लास ये कौन सा गेट है भाई? ये आपके पास बना हुआ है नॉर। नॉर सिर्फ होता है 0 0 पे 1 होगा, बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी आपके पास? 0 होंगी। अब ये बोला क्लास एस आर फ्लिप फ्लॉप अप्लाई अप्लाई किया गया, तो आपने यहाँ पे इसके अंदर नोट कर लिया था कि अगर एक वैल्यू भी 1 है, अगर एक वैल्यू भी 1 है तो योर आंसर विल बी 0 बेटा। नॉर गेट के अंदर क्या होता है? अगर एक वैल्यू भी 1 हो तो आंसर आपका क्या होता है? 0 आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एस आर फ्लिप फ्लॉप आप लोगों को बनाना था। 4 नंबर आपका एग्जामिनर दे रहा था आप लोग को यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि 1 0 पे वैल्यू होगी 1 0। ठीक है, अब वो बोल रहे 0 0 पे क्या होगी? तो ऑफकोर्स आपको पता है मेमोरी स्टेट है, ये 1 0 ही रहेगी। याद है ना, ये कौन सी स्टेट होती है आपके पास? दिस इज योर मेमोरी स्टेट, दिस विल रिमेन सेम। अब क्या होगी वैल्यू आपके पास? 0 1। तो 0 1 पे क्या होगा? अपोजिट इन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1। और अगेन 0 0 पे क्या होगा? इट विल रिमेन सेम, जो भी प्रीवियस स्टेट है 0 1, तो मेमोरी स्टेट आ गई। और आपको पता है 1 1, ये भी 1 ये भी 1, तो आपके पास क्या होगा? दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 1 1 पे आंसर इज 0। तो ये कौन सी स्टेट होती है? दिस इज योर एरर स्टेट, और यू कैन कॉल इट अनडिफाइंड स्टेट एज वेल। ठीक है, एंड वी आर डन। आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। हाँ, साथ कुछ क्वेश्चन अलग थे, तभी मैंने ये मॉक का पेपर शेयर कर दिया है। ये थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन मैंने दिए थे कुछ। अभी बता रहे क्लास देयर इज अनदर फ्लिप फ्लॉप दैट इज कॉल्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। और जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर देयर इज अनदर इनपुट दैट इज कॉल्ड द थर्ड इनपुट। सो उसका बोल लेता नाम बता दे, दैट इज क्लास क्लॉक। और आगे बोल रहा है ये आपको कि देयर इज अ प्रॉब्लम एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर। हाँ, जेन इनवैलिड स्टेट भी आप कह सकते हैं इसको। ये बता रहे कि आपके पास एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, तो द एग्जामिनर इज आस्किंग यू कि कैन यू स्टेट दैट प्रॉब्लम। सो हम लोग इजीली क्लास यहाँ पे बता सकते हैं कि state each problem and state why does it not occur in SJ के फ्लिप फ्लॉप। आपको दो प्रॉब्लम्स बतानी थी। अब बच्चों ने जनरली क्या करा? एक ही प्रॉब्लम को दो दफा बता दिया उन्होंने, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो प्रॉपरली आप लोग को यहाँ पे बताना होता है। पहली प्रॉब्लम क्लास क्या होती है आपके पास? द प्रॉब्लम वन इज इनपुट्स आर डिलेड दे आर नॉट अराइविंग एट द सेम टाइम।
और इसका सोल्यूशन जेके में क्यों नहीं होता? बिकॉज डज नॉट अकर इन जेके बिकॉज क्लॉक is synchronizing the inputs. That's why. Second problem class क्या होती है आपके पास? That is of the undefined state in SR flip flop. The circuit enters the circuit enters undefined state. ठीक है, या एरर स्टेट या वॉट एवर यू कैन कॉल. ठीक है, और यहाँ पे क्लास क्या होता है? यहाँ पे ये आपके पास इन जेके the values of Q and Q naught are always opposite to each other. ठीक है, तो आपने यहाँ पे बता दिया और आपने यहाँ पे दोनों रीजन यहाँ पे आंसर भी बता. बच्चों क्लास एक और क्वेश्चन था हमारे पास. ये नीचे होगा आई गेस. खैर, let me check if you have any questions till now. Okay, fine, perfect. अब ये क्लास एक और क्वेश्चन दिया था मैंने यहाँ पे, जरा ये बोल रहा था कि सेंसर 1 से लेकर सेंसर 8 तक रीडिंग है. तो ये मैं पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जरा जल्दी से क्वेश्चन को बताऊंगा. दिस वाज सेंसर 1. आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था? दिस वाज योर सेंसर 1. फिर आपके पास सेंसर 2 कहाँ से कहाँ तक था? दिस वाज योर सेंसर 2. ये सेंसर 2 था. फिर सेंसर 3 कहाँ से कहाँ तक था आप लोगों का? दिस वाज योर सेंसर 3. सेंसर 3 था. फिर आपका सेंसर 4 कहाँ से कहाँ तक था? दिस वाज योर सेंसर 4. फिर सेंसर 5 कहाँ से आएगा? सेंसर 5 आएगा ये. अब एग्जामिनर ने बोला है कि सेंसर 5 की डायनरी वैल्यू बता दो. तो बेटा डायनरी वैल्यू क्या होगी इसकी आपको पता है? 0 0 0 1 0 1 0 0. So just convert this into 1 2 4 8 16 32 64 and 128. So this will be 16 plus 4. The binary value will be 20. ठीक है, आगे बता रहे क्लास ये आपको कि अब आपको क्या करना है? सेंसर 5 को ना, सेंसर 5 को आपको ऐसा काम करना है कि ये 16 बिट्स के अंदर आ जाए पूरा सेंसर 5. मतलब अभी क्या है आपके पास? सेंसर 5 अभी यहां तक है. तो ये बोलना ये चाह रहे हैं कि ये जो जितने भी बिट्स हैं, इन बिट्स को 8 जगह, मतलब ये पूरी बिट्स यहां पे मूव करवा दो. क्या बोल रहा है आपका एग्जामिनर? क्या बोल रहा है आपका एग्जामिनर? वो बोल रहा है कि ये पूरा, ये जो आपकी 16 बिट्स है ना, इन 16 बिट्स में सेंसर 5 करवा दो. सेंसर 5 की वैल्यू क्या है? 20 है. आप लोग क्या कर सकते हैं? पूरी 16 बिट्स में जो आपका पूरा एड्रेस है यहाँ पे आपको क्या करवाना है? आपको आप सेंसर 5 स्टोर करवाना है. तो मैंने क्लास क्या किया? मैंने सिंपली एक टास्क करा यहाँ पे. मैंने पहले लोड करवाया ये मेमोरी एड्रेस. तो मेमोरी एड्रेस क्या था? 402. इसको लोड करवाने के बाद मैंने बोला LSR#8. तो LSR क्लास क्या करता है? आपकी बिट्स को 8 मूव करवा देता है.
अब क्या होगा, आपकी जो नई बिट्स बनेंगी ना, अब आपकी जो नया पैटर्न बनेगा, ये नया पैटर्न कुछ इस तरह बन जाएगा आपका, लाइक दिस। दिस विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0। राइट साइड पे 8 जीरोस आ जाएंगे आपके पास, और ये पूरी बिट्स जो होंगी ना ये आगे मूव हो जाएंगी। तो दिस विल बी 0 0 0 1 0 1 0 0। तो LSR8 ना ये करेगा इस रजिस्टर के ऊपर, इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर। तो अब क्या हुआ, आपके पूरे रजिस्टर में क्या आ गई, वैल्यू 20 आ गई। तो दिस वैल्यू इज ऑफ सेंसर 5 की वैल्यू आपने पूरे उसके अंदर मूव करवा दी। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट। आगे बता रहे क्लास, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ बाय लुकिंग एट द नोट्स। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों वाली डेफिनेशंस है, यू कैन गो थ्रू दैट बाय योरसेल्फ। अब ये क्लास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया था मैंने, जानबूझ के दिया था ये क्वेश्चन मैंने, और कुछ बच्चे क्लास काम कर गए इस क्वेश्चन के ऊपर, कुछ बच्चे घबरा गए इस क्वेश्चन से, कुछ बच्चों ने मिस्टेक कर दी, कुछ बच्चों ने सॉल्व भी नहीं कर पाए। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन था, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बता रहे क्लास, देयर आर 5 बिट्स फॉर मेंटिसा एंड 5 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट, कन्वर्ट 5.25 इनटू बाइनरी। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, 5.25 लिखा। 5 का बाइनरी क्या होता है सर, 101। और 0.25 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 से, रिजल्ट आएगा 0.5। 0 पॉइंट आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने 0 नोट करा, होल पार्ट आप लोग नोट करते हैं, और आपने यहाँ पे 0.5 को वापस से मल्टीप्लाई करवाया विद 2, योर रिजल्ट इज 1.0, आपने 1 नोट कर लिया। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या बना, 101.01। अब आपने क्या करना है, आपको डेसिमल पॉइंट मूव करना होता है। आपने डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ पे मूव करा, सो योर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मूव करने से आपका नंबर क्या होगा, योर नंबर विल बिकम लाइक दिस, 0 1 0 1 0। अब ये एक 1 जो है ना आपका रह रहा था, तो अगर आप चाहें तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, और आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी 3, बिकॉज यू हैव मूव्ड, बिकॉज यू हैव मूव्ड 3 डिजिट्स, you have moved 3 digits to the right left। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा, और आपका एक नंबर स्किप कर सकते थे आप लोग। दूसरा आप लोग ये कर सकते थे कि आप अपना इसको इंस्टेड ऑफ मूविंग, इंस्टेड ऑफ मूविंग इंस्टेड ऑफ मूविंग 3 डिजिट्स, आप इसको सिर्फ 2 डिजिट्स मूव करवाते। आप सिर्फ क्या करवाते, इसको 2 डिजिट्स मूव करवाते लाइक दिस। तो अगर इसकी एक्सपोनेंट आप 2 रखोगे तो आपका नंबर मिस भी नहीं होगा, एक्सपोनेंट 0 2, और आपने यहाँ पे बता दिया योर नंबर विल बी नाउ लाइक दिस, 1 0 1 0 1। तो ये दोनों आंसर मैंने एक्सेप्ट करे थे, बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और दोनों उसके ऊपर मैंने नंबर अवॉर्ड करे बेटा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन अगर, अच्छा बस ये लास्ट क्वेश्चन ही था। सो दिस वाज क्लास 1 ऑफ द मॉक एग्जामिनेशन दैट आई कंडक्टेड, और हमने इसको पूरा सॉल्व करवाया मैंने आपको। अब मैं आपके पास अपकमिंग क्लासेस के अंदर टिल योर डे ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन काफी लेट है, लेकिन स्टिल मैं आपके पास मजे मजे में इस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। हर क्लास के अंदर एक वेरिएंट मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व मैनी वेरिएंट्स, लेकिन हर क्लास के अंदर कोई एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, और उसके साथ एक आप लोग को ये वेरिएंट इस तरह के सॉल्व करवाता रहूंगा, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस में रहें आप लोग, और आप लोग को प्रैक्टिस करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं, स्टिल वीक हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी। ठीक है, तो आज इसको क्लास हम लोग यहीं पे होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।